डेविल से शादी। अब तक आपने सुना कि मिता का कॉल आने पर निमी जल्दी से चेंज करके जैसे तैसे अपने रूम से बाहर जाती है और नीचे जाने लगती है कि तभी वो आदि से टकरा जाती है, जिसे देख आदि खुद को संभाल लेता है और साथ ही निमी को फिर से गिरने से बचा लेता है। लेकिन निमी को इतना परेशान देख आदि समझ जाता है कि जरूर कोई बात हुई है। आदि अपने सारे गम भूल के निमी से परेशानी की वजह पूछता है तो निमी बोली, वो मिता का कॉल आया था। पता नहीं क्यों वो बहुत रो रही थी और कॉलेज आने को कहा है। यह सारी बात सुनकर आदि भी परेशान हो जाता है और वो भी निमी के साथ कॉलेज चल देता है। दोनों कुछ देर में कॉलेज पहुंच जाते हैं और मिता को कॉल करके पूछते हैं कि वो कहाँ पर है। तो मिता कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड में होती है, जहाँ शायद ही कोई बच्चा जाता होगा। दोनों जल्दी से उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि मिता वहाँ पर एक डेस्क पर बैठी हुई सामने एकटक देख रही थी। निमी जैसे तैसे मिता के पास जाते हुए बोली, मिता क्या हुआ है? निमी की आवाज़ सुनकर मिता उसकी तरफ देखती है और निमी को गले लगाकर रोते हुए बोली, निमी, मेरा काला अतीत मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता है? जब लगता है कि अब सब कुछ सही है तभी कुछ ऐसा कर देता है जिसको उम्मीद करना मुश्किल हो जाता है। ये क्या बोले जा रही है? क्या हुआ है? निमी ने पूछा। हे मिता, क्या हुआ है? आदि ने भी परेशान होते हुए पूछा। तब मिता उन दोनों को अपने फ़ोन में आया हुआ मैसेज दिखाती है। उस मैसेज को देख के आदि और निमी दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वह एक ब्लैकमेलिंग मैसेज होता है जिसमें मिता के उस दर्दनाक पास्ट के बारे में लिखा हुआ था और साथ ही धमकी भी लिखी हुई थी। पहले तो मिता ने उसे इग्नोर किया, पर उसने दोबारा भी मैसेज किया और इस बार कुछ फोटो भी थी साथ में, जिसे देख के मिता की ये हालत हो गई। ओ गॉड, ये कौन है? और ये सब पिक, वो सब तो मर गए थे। निमी ने परेशान होते हुए कहा। ये चाहते क्या है मिता? आई मीन, कुछ तो रीजन होगा ना ये सब करने का? आदि ने पूछा। आई डोंट नो, ये सब क्या है और कौन कर रहा है? उसे क्या चाहिए मेरे से? मुझे बस इतना पता है कि ये सब हो रहा है, मिता ने पैनिक करते हुए कहा। निमी मिता को संभालते हुए बोली, ओके रिलैक्स, तुझे डर किस बात का है? इन सब में तेरी गलती नहीं है और रियान को भी सारा सच पता है। रियान को सच पता है, लेकिन उसके पेरेंट्स का क्या? तुझे उसकी मॉम का पता नहीं, वो बहुत पुराने ख्यालों वाली है। उन्हें पता चलेगा तो कहीं। मिता ये बोलते बोलते चुप हो जाती है। पागल है क्या? तुझे विश्वास नहीं है क्या रियान पे? जब उसे पता चलेगा ना कि तू ऐसे उसके विश्वास पर शक कर रही है तो उसे कितना बुरा लगेगा, निमी ने कहा। तो अब क्या करें? मिता ने कहा। तभी मिता के मन में कुछ आता है और वो बोली, भाई, वो इन सब को ठीक कर सकते हैं, मैं भाई से बात करती हूँ। मिता की बात निमी को भी ठीक लगती है, लेकिन आदि इस पर कुछ नहीं बोलता है। वहीं अंश हॉस्पिटल में संदीप को देखते हुए बोला, तुम्हें अब डॉक्टर की पूरी तरह से बात सुननी चाहिए, जिससे तुम पूरी तरह से ठीक हो सको। वो क्या है ना कि तुम्हारा ठीक होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। यार, अभी अभी आया है और आते ही फिर से वही बेकार बातें लेकर बैठ गया। आई हेट दिस टॉपिक, संदीप ने चिढ़ के कहा। अब हेट करो या लव, बट इग्नोर नहीं कर सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा ठीक होना कितना ज़रूरी है। वो तुम्हारा वो भाई सब बर्बाद कर देगा, अंश ने कहा। और उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है?
संदीप ने कहा, मुझे पता चला है कि वो तुम्हारे अगेंस्ट कुछ प्लानिंग कर रहा है एंड आई एम श्योर कि वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। मैंने अपने गार्ड बाहर लगा दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उससे कुछ होने वाला है। वो इतना पागल तो है नहीं कि उसे ये बात ना पता हो कि बाहर तुम्हारी सेफ्टी के लिए गार्ड नहीं होंगे, अंश ने कहा। अंश संदीप से बात ही कर रहा होता है कि तभी उसके पास निमी का कॉल आता है। निमी का कॉल आता देख अंश संदीप को देखते हुए बोला, तुम रेस्ट करो, मैं बाद में आऊँगा। ये बोल अंश वार्ड से बाहर जाकर निमी का कॉल पिक करता है, जो एक बार कट होके दोबारा आ रहा होता है। अंश कॉल पिक करते हुए बोला, क्या हुआ निमी? अंश की आवाज़ सुनकर दूसरी तरफ निमी को आराम मिलता है और वो अंश से बोली, अंश आप कहाँ हो? मैं थोड़ा बाहर हूँ। लेकिन हुआ क्या है? अंश ने पूछा। आप ऑफिस आइए, मैं यहीं हूँ, निमी ने कहा। अंश जब यह सुनता है कि निमी अभी उसके ऑफिस में है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। वैसे भी निमी की आवाज़ भी उसे थोड़ी अजीब लग रही थी। अंश जल्दी से कॉल कट करके अपनी कार में बैठते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं अंश के केबिन में निमी, आदि और मिता होते हैं और साथ ही पंकज भी होता है, जिसे सारी सिचुएशन के बारे में पता लग चुका होता है। वो भी मिता के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में था, लेकिन साथ ही उसे ये बात समझ नहीं आ रही होती है कि जब अंश के कहने पर उन सभी लोगों को मार दिया गया था तो फिर ये सब कौन कर रहा है, क्योंकि इस इंसिडेंस के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता है। पंकज के शक का कांटा बहुत से लोगों पर जा रहा था, लेकिन वो खुद को ये बोल के रोक लेता है कि उन्हें उस बारे में कैसे पता होगा, जबकि इस बात को बहुत अच्छे से ख़त्म कर दिया गया था। निमी मिता के साथ सोफे पर बैठ के उसे समझा रही होती है। वहीं आदि एक चेयर पर बैठा हुआ था। आदि आज अपने सारे गम भी भूल गया था और अपनी बहन के लिए उसके साथ खड़ा था। वो ये भी भूल गया कि अभी वो अंश से नाराज है और मिता के लिए खुद अंश के ऑफिस में आ गया। तभी केबिन का गेट खुलता है और अंश अंदर आता है। अंश जैसे ही अंदर आता है, उसकी नज़र सबसे पहले आदि और पंकज पे जाती है। अंश जैसे ही आदि को यहाँ देखता है, तभी उसे अंदाजा हो जाता है कि उसका सोचना सही है, जरूर कोई बात हुआ है। तभी अंश को देख मीता भागते हुए आती है और उसके गले से लग जाती है। ये देख अंश थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि मीता रो रही है तो अंश उसे खुद से दूर करके उसे चुप करवाते हुए बोला, मीता क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? अंश की आवाज़ को सुनकर मीता रुआसी गले से बोली, भाई वो मीता से कुछ बोला नहीं जा रहा होता है और वो फिर से अंश को गले लगाकर रोने लगती है। अंश ये देख निमी की तरफ देखता है, जैसे कि उसे पूछ रहा हो। निमी भी समझ जाती है और अंश को सारी बातें बताने लगती है। जैसे ही अंश सारी बातों को सुनता है, गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती है। उसने बड़ी मुश्किल से मिता को संभाला था और फिर से ये सब हो रहा है, जिसके बारे में सोचते हुए अंश का खून खोल रहा होता है। अंश पंकज को देखते हुए बोला, किस अकाउंट से मैसेज आ रहा है, उसका पता 15 मिनट में लगाओ। अंश की बात पर पंकज ने कहा, सर मैंने पहले ही पता लगा लिया है, यह अकाउंट किसी लड़की का है और इसका आईपी एड्रेस किसी सुनसान जगह का है। मैंने कुछ गार्ड को भेजा है वहाँ पर। इस बात पर अंश हाँ में सिर हिला देता है और फिर मिता को सोफे पर बिठाते हुए बोला, रिलैक्स मिता, बहुत जल्दी हमें पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन है, और एक बार वो हमारे हाथ लग जाए फिर तो नहीं बचेगा। अंश की बात
मिता को एक तसल्ली देती है कि उसका भाई अब कुछ भी उसके साथ गलत नहीं होने देगा। उस वक्त अंश उसके साथ नहीं था, लेकिन आज है, और अब वो मिता पे कोई भी आँच नहीं आने देगा। अंश आराम से मिता को समझा देता है और उसे चुप भी कराता है। आदि भी वहीं था और वो भी सब देखता है कि किस तरह से अंश को मिता की फिक्र हुई। वह अभी भी यही सोच रहा होता है कि जब अंश अपने घर वालों से इतना प्यार करता है तो उसने कभी दिखाया क्यों नहीं, और सिर्फ उसके प्यार को ही उससे दूर क्यों किया, जबकि अंश खुद निमी से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। मिता अभी भी अंश के गले से लगी हुई होती है। तभी पंकज ने आके कहा, सर, उस जगह पर कोई नहीं था, सिर्फ लैपटॉप और कुछ डिवाइस मिले हैं। मैंने लैपटॉप से डिटेल निकालने को बोल दिया है, शायद उससे कुछ मिल जाए। पंकज की बात पर अंश कुछ सोचते हुए बोला, कोई फायदा नहीं है, लैपटॉप से कुछ नहीं मिलने वाला है। जिसका भी ये काम है उसने जानबूझकर उसे लैपटॉप को उस जगह पर छोड़ा है जिससे हम अपना टाइम वेस्ट करें। तुम एक काम करो, रोकी को बोलो कि वो दोबारा से सब चेक करे और पता करे कि उस दिन हमसे क्या छूटा था। ओके सर। अंश की बात सुनकर पंकज वहाँ से चला जाता है। मिता को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आता है। तभी अंश उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, बहुत जल्दी हम उसे ढूंढ लेंगे, डोंट वरी। अंश मिता को रिलैक्स करता है कि तभी उसकी नज़र निमी के पैर पर जाती है, जो थोड़ा सा सूझा हुआ लग रहा था। आज निमी ने भागदौड़ ही इतनी की थी कि आज उसे अपने पैर के जरा से भी फिक्र नहीं थी, और अब उसका पैर सूझ गया। लेकिन अंश अभी कुछ नहीं कर सकता है और ना ही निमी को कुछ बोल सकता है, क्योंकि उसे भी सिचुएशन पता होती है कि क्यों ये हुआ होगा। अंश के गले से मिता लगी हुई थी, इसलिए अभी मिता को देखना जरूरी था, लेकिन फिर भी अंश का ध्यान बार बार निमी के पैर पर जा रहा था। ये देख अंश ने बोल ही दिया, निमी तुम बैठ जाओ। निमी बहुत देर से खड़ी थी और इस बात पे अंश ने भी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे निमी की भी चिंता होने लगी। अंश मिता को खाना खिला के उसे रेस्ट करने को बोलता है, तो मिता अंश के ऑफिस का प्राइवेट रूम में रेस्ट करने चली जाती है। आदि भी पंकज के साथ चला जाता है और केबिन में सिर्फ अंश और निमी ही बचते हैं। अंश निमी के पास जाके उसके पैर को पकड़ता है। निमी की नज़र जब अपने पैर पर जाती है तो वो देखती है कि उसका पैर पूरी तरह से सूज चुका है, जिसे देख के निमी अंश की तरफ देखते हुए ये सुनिश्चित करती है कि कहीं अंश उससे गुस्सा तो नहीं है। पर जब देखती है कि अंश उससे गुस्सा नहीं है तो वो चैन की सांस लेती है। अंश फर्स्ट एड बॉक्स से एक स्प्रे निकालता है और निमी के पैर पर लगाते हुए उससे पूछा, आज की दवाई तो नहीं लिया होगा तुमने? अंश की बात पर निमी हाँ में गर्दन हिला के उसकी बात में सहमति देती है, जिसे देख अंश एक गहरी सांस लेता है और फिर से किसी को कॉल करके सभी दवाई मंगवाता है। निमी आराम से अंश को देख रही होती है, फिर थोड़ी देर में बोली, आप उस इंसान को जल्दी ढूंढ लेंगे ना? निमी की इस बात पर अंश उसकी तरफ देख के निमी के गाल पर हाथ रखकर बोला, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। निमी स्माइल करते हुए हाँ में गर्दन हिला देती है। अब तक उसकी दवाई भी आ गई थी और अंश उसे दवाई खिला देता है। निमी वहीं सोफे पर बैठी हुई थी कि तभी अंश के पास पंकज का कॉल आता है और वो बताता है कि उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। अंश ने पूछा, क्या पता चला है? पंकज अंश को सारी डिटेल देता है। फिर अंश कॉल रख देता है और निमी की तरफ देखता है, जो उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रही होती है। उसे ऐसा देखता हुआ देख
एक अंश उसके पास जाते हुए बोला, ऐसे देखना बंद करो। कुछ पता चला? निमी ने तपाक से पूछा। एक क्लू मिला है, अंश ने कहा, जिसे सुनकर निमी की आंखों में चमक आ जाती है। अंश निमी से बोला, तुम मिता को लेकर घर जाओ, मैं इस मेटल को देखता हूँ। अंश की बात सुनकर निमी हाँ में गर्दन हिला देती है। फिर अंश दोबारा बोला, और हाँ, अपने पैर पर भी ध्यान देना, वरना एक वीक और एक्सटेंशन हो जाएगा रेस्ट का। अंश की बात पर निमी उसे घूरकर देखती है, क्योंकि अंश की बातों के पीछे का मतलब उसे अच्छे से पता होता है। अंश उसे एक वीक और घर से कहीं नहीं जाने देगा अगर उसका पैर ठीक नहीं हुआ तो। निमी खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ओवर पॉजेसिव इंसान। सुनाई देता है मुझे, अंश ने अपने फोन में कुछ देखते हुए कहा। अंश की बात पर निमी जल्दी से प्राइवेट रूम में जाती है जहां मिता थी। उसे ऐसे भागते हुए देख अंश खुद से बोला, ये नहीं सुधरेगी। अंश ये बोलकर केबिन से चला जाता है। वहीं निमी मिता के पास जाती है जो अभी भी सो रही थी। उसे देख निमी सोचती है कि क्या मिता को उठाया जाए या नहीं। कुछ देर सोचने के बाद निमी ने फैसला किया कि कुछ देर मिता को ऐसे ही सोने देते हैं। वहीं कॉलेज में हर्ष निमी की कुछ दिनों की डिटेल देखता है तो उसे पता चलता है कि निमी कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रही है, जिसे देखकर हर्ष खुद से बोला, निमी कॉलेज क्यों नहीं आ रही है? ऐसा क्या हुआ है? पता नहीं हर्ष के मन में क्या आता है और वो कुछ दिन तक की सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। तब उसकी नज़र सीढ़ियों वाले फुटेज पर जाती है। यहाँ निमी और मिता नीचे भागते हुए जा रही होती है और अचानक निमी का पैर मुड़ जाता है। फुटेज देखते ही हर्ष को समझ आ जाता है कि निमी कॉलेज क्यों नहीं आ रही है। हर्ष को थोड़ी टेंशन होती है ये देख के कि निमी को चोट आई है और इसी वजह से वो आ नहीं रही है। ये जानकर हर्ष की सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और उसे लगता है कि जैसे आज कॉलेज आना उसका वेस्ट हो गया। हर्ष अपनी चेयर पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि निमी उसके पास आ जाए। हर्ष अपने ही सोच में होता है कि तभी पवन उसके पास आकर बोला, सर, अगर यहाँ कुछ काम नहीं है तो हमें ऑफिस चलना चाहिए। पवन की बात पर हर्ष कुछ नहीं बोला, बस अपनी आंखें बंद किए वैसे ही बैठा रहा। कुछ देर बाद वो आंख खोलकर पवन को देखते हुए पूछा, तुम किसी लड़की को पसंद करते हो? हर्ष के इस बेतुके सवाल को सुनकर पवन को बहुत अजीब लगा कि क्यों आखिर हर्ष ने अचानक ये सवाल किया। हर्ष के सवाल को सुन के पवन अपने मन में बोला, पसंद? जैसे आप बहुत टाइम देते हैं कि मैं किसी को पसंद कर सकूं। अगर गलती से भी कर भी लिया ना तो भी आपकी सेवा करते हुए मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं रहेगा। वो वैसे भी मुझे छोड़ के चली ही जाएगी, तो मैं क्यों रिस्क लूं किसी लड़की से दिल लगा के जब उसे आखिर में टूटना ही है। पवन को अपने आप में खोया हुआ देख हर्ष ने उसे होश में लाते हुए कहा, क्या हुआ? किसके सपनों में खो गए? चंद्रमुखी के या फिर पारो के? हर्ष के इस सवाल को सुन के पवन बोला, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ सर कि मैं किसी के सपनों में खो जाऊं। मतलब तुम किसी काम के नहीं हो, हर्ष ने कहा। हर्ष की बात सुनकर पवन उसकी तरफ देखकर बोला, वैसे सर, आपने यह सवाल अचानक क्यों पूछा? सोच रहा था कि तुमसे कोई एडवाइस ले लूं, पर तुम्हारा हाल तो मेरे से भी बुरा है। तुम जाके पहले अपने लिए एक लड़की ढूंढो और हाँ, ये याद रहे कि उसका बैकग्राउंड अच्छे से चेक कर लेना, कहीं उसका भी पहले से कोई बॉयफ्रेंड ना हो, वरना मेरे जैसा हाल हो जाएगा। हर्ष ने सीरियस होते हुए कहा। आज पहली बार पवन को
हर्ष की कही हुई बात अच्छी लगी थी। आज पहली बार उसे लगता है कि हर्ष के सीने में भी दिल है जो उसके जज्बात को भी समझता है और उसे अपने अलावा भी कोई और दिखता है। लेकिन तभी हर्ष कुछ ऐसा बोल देता है जिसे सुन के पवन फिर से उसे मन ही मन गालियां देने लगता है। हर्ष ने कहा, लेकिन हाँ, अपने लिए लड़की ढूंढने के लिए मैं तुम्हें कोई एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं देने वाला हूँ। और साथ ही मैं इस बात से भी वरीड हूँ कि तुम्हारा इस चेहरे को देख कौन लड़की तुमसे इम्प्रेस होगी। तुम एक काम करो, अपने फैमिली मेम्बर को कहो, वो तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ देगी और तुम उसके साथ अरेंज मैरेज कर लो, क्योंकि यही बहुत अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे पास। अपने लिए इतनी सारी कड़वी बातें सुनने के बाद पवन के मन में उठ रहे हर्ष के लिए सारे अच्छे विचार गालियों में बदल जाते हैं और पवन बेमन से बोला, मेरे लिए इतना कुछ सोचने के लिए थैंक यू सर। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए काम करते हो, इसीलिए अब मेरा भी फर्ज है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। हर्ष ने बोला, ध्यान रखूं? बड़े आए मेरा ध्यान रखने वाले, अपने सिवा कोई और दिखता है भला? अब समझ में आ रहा है कि भगवान इनके साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। इतने समय से मेरी कुंडली पर सांप की तरह बैठे हुए हैं कि अब भगवान को भी मेरे पे तरस आ गया है और इसीलिए इन्हें ऐसी लड़की से प्यार हुआ जिसका बॉयफ्रेंड इतना बड़ा बिजनेसमैन निकला, जिससे उलझने से पहले एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचेंगे। पवन ने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, कहाँ खो गए? चलो चलते हैं ऑफिस। यह बोल हर्ष वहाँ से निकल जाता है। वहीं हर्ष के ऑफिस में निमी मिता के पास बैठी हुई उसके उठने का वेट कर रही होती है कि तभी मिता के फ़ोन पर कॉल आता है। निमी जल्दी से उसका फ़ोन लेकर देखती है तो वो कॉल रियान का होता है। निमी एक नज़र मिता को देखती है जो भी आराम से सो रही होती है, तो निमी मिता को ना उठाते हुए खुद कॉल रिसीव करती है। सामने से रियान की थकी हुई आवाज़ आती है, कितना टाइम लगा दिया मिता कॉल उठाने में? मैं निमी बोल रही हूँ, मिता अभी सो रही है। निमी ने रियान को करेक्ट करते हुए कहा, निमी, मिता अभी क्यों सो रही है? ये तो कॉलेज का टाइम है। रियान ने कहा, हाँ पर मिता का कॉलेज में मन नहीं लगा तो वो जल्दी आ गई और तू ये सीआईडी की तरह सवाल पूछना बंद कर। निमी ने कहा, व्हाटएवर, मिता उठे तो उसे बता देना कि मैं पहुंच गया हूं और अभी सो रहा हूं, तो शायद कॉल रिसीव ना करूं। रियान ने कहा, क्यों? ऐसी कौन सी कुंभकर्ण जैसी नींद है जो फोन कॉल से नहीं खुलेगी? निमी ने पूछा। निमी की बात पर रियान चिढ़ते हुए कहा, एक लंबी फ्लाइट के बाद ऐसे ही नींद आती है। अगर विश्वास ना हो तो ट्राई करके देख लो, अब मैं फ़ोन रख रहा हूँ। रियान ने ये कहा और कॉल काट दिया। निमी फ़ोन को खुलते हुए खुद से बोली, इडियट। क्या हुआ? किसे इडियट कह रही है? मिता ने पूछा, जो अभी भी सोकर उठी थी। उसे जगा हुआ देख निमी ने कहा, तू उठ गई? हाँ, लेकिन तू बात किससे कर रही थी? मिता ने पूछा। रियान ने तुझे कॉल किया था, तू सो रही थी इसलिए मैंने उठा लिया। वो बोल रहा था कि वो वहाँ पहुँच गया है और अब वो सोने जा रहा है, इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर पाएगा। निमी ने कहा। अच्छा, मिता ने बस इतना ही कहा। तभी निमी मिता का हाथ पकड़ के बोली, मिता, आज को एक क्लू मिला है और वो वहीं गए हैं। अब सब ठीक हो जाएगा, तुझे ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चल, घर चलते हैं। ये सुन के मिता निमी को देखते हुए बोली, इतना सब गलत क्यों होता है ज़िंदगी में? किसी को क्या मिल जाएगा ये सब करके? वो लोग गलत हैं और गलत को बहुत जल्दी ही सज़ा भी मिल जाएगी, तू इतना चिंता मत कर। तेरी कोई गलती नहीं थी और ना है।
अब बस एक बार वो सभी अंश के हाथ लग जाए, अंश उसे नहीं छोड़ने वाले हैं, निमी ने मीता को समझाते हुए कहा। उसके बाद निमी और मीता दोनों ही अंश के ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं और घर जाने से पहले निमी मीता को कुछ शॉपिंग के लिए बोलती है, जिसके लिए दोनों शॉपिंग मॉल जाते हैं। लेकिन निमी को पता नहीं क्या होता है, वो कार से बाहर नहीं आती है। जिसे देख मीता ने पूछा, अब क्या हुआ? तुझे ही तो आना था यहाँ। ऐसा क्या हुआ होगा निमी के साथ और कौन कर रहा है मीता को ब्लैकमेल, ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।